हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू के दौरान डेमो क्लास को कैसे प्रेजेंट करें। उसमें हमने आज जो विषय रखा है वो कविता को केंद्र में रखा है कि यदि आपकी रुचि कविता के क्षेत्र में है और आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने कविता का पाठ करना चाहते हैं या फिर उसकी व्याख्या करना चाहते हैं या फिर किसी भी कविता को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आखिर तक इस वीडियो लेक्चर को आप सभी देखेंगे और उन छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान में रखेंगे जिसको कि एक इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी को रखना चाहिए। हालांकि इससे पहले हमने इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए कई वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं जिसमें कि इंटरव्यू के बाहर का वातावरण कैसे आप हैंडल करें, इसके बाद इंटरव्यू कक्ष में जाएं तो कैसे आप बोर्ड के सामने अपने को प्रस्तुत करें या फिर जो भी सवाल पूछे जाएं तो उनको कैसे हैंडल करें, उनका कैसे जवाब दें। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आप इंटरव्यू कक्ष के अंदर हैं और बोर्ड के किसी सदस्य ने आपसे कहा कि चलिए आप थोड़ा पढ़ाकर दिखाइए या फिर कोई डेमो क्लास आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको कीजिए। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो जो भी सदस्य हैं वो कोई टॉपिक आपको देंगे या फिर आपसे कहा जाएगा कि आप खुद कोई टॉपिक अगर तैयार करके आए हैं तो उनको प्रस्तुत कीजिए। तो दो यहाँ संभावनाएं बन सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि मान लीजिए आपको मौका दिया जाता है कि आप किसी भी विषय पर अपना डेमो क्लास प्रस्तुत करें तो आप कैसे करेंगे। यदि आप कविता पढ़ाना चाहते हैं तो कैसी कविता को आप चुनेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में आप सभी को बताया था कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं और डेमो क्लास के लिए तैयारी करें तो छोटे से छोटे विषय को आप तैयार करें, बहुत ज़्यादा गहन और विस्तृत विषय को नहीं तैयार करना है, क्योंकि डेमो क्लास में कई बार ये भी देखने में आता है कि जो भी यहाँ पर बोर्ड बैठा रहता है और यहाँ पर आप सामने बैठे रहते हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि चल के आप कुछ पढ़ाइए। तो जैसे ही आप 2 से 3 मिनट पढ़ाते हैं और अपने विषय पर अभी आना ही शुरू करते हैं तब तक आपको कोई बोल देता है कि ठीक है बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, चलिए आइए बैठ जाइए, आपसे और कुछ सवाल पूछा जाता है। तो इस तरीके की भी संभावनाएं बन सकते हैं। इसीलिए आप डेमो क्लास की तैयारी करते समय छोटे विषयों का चुनाव कीजिए, छोटी कविता का चुनाव कीजिए, छोटी कहानी का चुनाव कीजिए, व्याकरण के पोर्शन में छोटे छोटे विषयों को तैयार कीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रस्तुति ही इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे अपने विषय ज्ञान को प्रस्तुत करेंगे बच्चों के साथ। तो आज जिस कविता को हमने लिया है, कविता का शीर्षक है यहाँ पर अकाल और उसके बाद। कई विद्यार्थियों के दिमाग में यह सवाल आया होगा कि क्या हमें कोई भी टॉपिक तैयार करके जाना चाहिए या फिर एनसीईआरटी के बुक में से ही किसी कविता या कहानी को उठाना चाहिए। तो ये आपके रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी कहाँ से उठाते हैं, या आप अपनी पसंदीदा किसी कविता को उठाते हैं या फिर एनसीईआरटी पर ही केंद्रित रहते हैं। जहाँ तक डेमो क्लास का है तो इसमें ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है कि आपको फला पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड तैयार करके आना है। यहाँ पर पूरी चीजें हैं कि आपकी रुचि किस इलाके में है। मान लीजिए आपकी रुचि नागार्जुन की कविताओं में है और खास तौर से उनकी एक बहुत ही छोटी कविता और चर्चित कविता है अकाल और उसके बाद। क्योंकि आपने डेमो क्लास की तैयारी करके जाने का प्रयास किया है तो जाहिर सी बात है कि आप अपना पसंदीदा क्षेत्र ही चुनेंगे। तो मान लीजिए इसमें कोई इस तरीके का बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको किसी खास पाठ्यक्रम से ही जुड़कर जाना है, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट वहां पर बैठे रहेंगे। अच्छा, एक चीज और इस लेक्चर में आप सभी को ध्यान में रखना है कि मुझे दोनों तरीके से बताना है, अभ्यर्थी बनकर भी बताना है और बोर्ड के सदस्य के रूप में भी बताना है। तो आप ध्यान में रखिए कि 3-4 सदस्य यहाँ पर टीम है और उसमें मेंबर बीच में बैठे हुए हैं और फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है मेंबर है वो है 2-3 लोग। ठीक है, और यहाँ पर बना हुआ है आपका व्हाइट बोर्ड या फिर
ग्रीन बोर्ड। ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद मान लीजिए इसमें से कोई बोल देता आपको जाने के लिए, तो ये सारे दृश्य आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लासरूम नहीं है। दोनों रोल मुझे ही निभाना है, अभ्यर्थी के रूप में भी आपके मन में कौन कौन से सवाल बन रहे हैं उसको भी समझना है, और बोर्ड के मन में कौन कौन सवाल बन रहे हैं उसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए बोर्ड के किसी सदस्य ने आपसे कहा कि चलिए आप कविता सुनाइए या फिर पढ़ाइए, तो ज्यादातर कविता को ही लोग प्रेफर करते हैं, उसी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। आपके उच्चारण को देखा जाता है, आपके कहने की शैली को देखा जाता है, और आप कैसे अर्थ करते हैं या फिर व्याख्या करते हैं उसको भी देखा जाता है, और आपका जो भी हाव भाव है सारी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको पढ़ाने के लिए भेजा गया और आपने कहा कि मैं आज डेमो क्लास के तौर पर नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद पर चर्चा करूंगा। तो कई विद्यार्थियों के दिमाग में यह आने लगा होगा कि क्या पूरी कविता हमें व्हाइट बोर्ड या उस बोर्ड पर लिखना पड़ेगा या फिर बोलना पड़ेगा। तो देखिए, इतना समय नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि आप अभी डेमो शुरू किए, बाद में पता चला कि 10 सेकंड के बाद ही आपके हाव भाव, आपके कहने की शैली से लोग प्रभावित होकर बोलते हैं कि नहीं, ये अच्छा लड़का है, ये ठीक पढ़ा लेगा, इसको वापस बैठाते हैं और अन्य चीजों पर हम सवाल करते हैं। कोई जरूरी नहीं, लेकिन हमें तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि इस कविता को पूरा आप याद कर लीजिए, क्योंकि छोटी कविता है, इसीलिए मैंने आप सभी से कहा कि छोटी चीजों पर ही आपको ज्यादा कंसंट्रेट होकर जाना है। इस कविता को आप याद कीजिए। ठीक है, तो अकाल और उसके बाद कविता कुल 8 पंक्तियों की है। ठीक है, तो इसमें बिंब है, तो इसको आप पूरा याद कर लीजिए। वहां पर बिल्कुल आपको लड़खड़ाना नहीं है। अब याद करते समय, क्योंकि आप यहाँ पर बोर्ड के सामने हैं, तो बोर्ड से आई कांटेक्ट आपकी कैसा है, आप उच्चारण कैसे कर रहे हैं, जो भी चीजें आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, पूरा बोर्ड कंसंट्रेट होके आपको देख रहा है। तो पहले तो यहीं पर जांच हो जाएगी। पता चला कि आप कविता कहने में ही लड़खड़ाने लगे या फिर भूल गए, कई बार प्रेशर में चीजें भूल जाती हैं, तो आपका वहां पर डेमो क्लास प्रभावित होने लगेगा। इसलिए आप एक से अधिक बार प्रैक्टिस करके जाइए, कविता याद करके जाइए। वहां पर लिखेंगे तो इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है कि आपका पूरा वो देखे, और कौन सी गारंटी है कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो वहां पर नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लिखने की प्रैक्टिस तो धीरे धीरे छूट ही गई है, क्योंकि हम लोग बस चाहते हैं कि कोई ऐसा नोट्स मिल जाए जिसको कि पढ़ कर आगे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आप बहुत प्रैक्टिस करके गए हुए हैं, तो कई बार हाथ इत्यादि भी कांपने लगते हैं और समझ में नहीं आता है कि कैसे लिखा जाए क्या है। तो याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और वहां पर बोल्डली एकदम से अच्छे लहजे में पूरी कविता को सुना दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए आप कविता को पूरा सुना दिए कि अकाल और उसके बाद जो कविता है वो इस प्रकार है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, ताने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो जैसे मान लीजिए आप पूरा लगातार एक अच्छे लहजे में इस कविता को सुना रहे हैं, तो पूरा जो बोर्ड है कंसंट्रेट होकर आपको सुनेगा। हो सकता है कि आपके सुनाने के बाद ही आपको वापस बुला लिया जाए कि ठीक है, आप बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। मान लीजिए और आपको वक्त मिलता है, तो अब इस कविता को आपने पढ़ दिया, इसका पाठ कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कवि परिचय के बारे में बताएंगे। ठीक है, और ये संक्षिप्त होगा, बहुत विस्तृत रूप में नहीं होगा, क्योंकि आपका मुख्य विषय कविता की व्याख्या है। अकाल और उसके बाद जो कविता है उसी को आपको बताना है, तो इसलिए संक्षिप्त रूप में कवि के बारे में बताना है। ये चाहे आप तो नागार्जुन पे तो बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि संक्षिप्त में ही बताना है, ठोस चीजें बतानी। जैसे बता देना है आपको कि नागार्जुन का समय साहित्यिक रूप से कब का रहा है,
क्योंकि इनको प्रगतिशील काव्य धारा का कवि माना जाता है। ठीक है, इनकी कविताओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं केंद्रित रहती हैं और प्रकृति, पशु, मनुष्य भी इनकी कविताओं के केंद्र में रहते हैं। इनके कथ्य और शिल्प में भी विविधता है। ये 2-3 पॉइंट्स आप बताइए, शॉर्ट में बताइए। अब जैसे आप बताना शुरू कर दिए कि इनका जन्म बिहार में दरभंगा में हुआ था, ठीक है, या इनके गांव का नाम तरनी गांव था और इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था, मैथिली भी जानते थे, इधर उधर की चीजें बताएंगे आप तो वक्त क्या होगा, इसमें जाया होगा और जो आपका मुख्य विषय था उससे आप भटकना शुरू कर देंगे। ज्यादातर आप केंद्रित हो जाएंगे नागार्जुन पर, तो ये माइनस पॉइंट होने लगेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप कविता को केंद्र में रखे हैं तो कवि परिचय आपका संक्षिप्त रहेगा, जो ठोस ठोस चीजें हैं वही रहेंगी। ठीक है, 2 से 3 लाइन, वो भी प्रभावशाली होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर कोई भी बीच में से आपको बुला लेगा। इंटरव्यू की खूबसूरती ये होती है कि पता नहीं चलता है कि हमारा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है कि खराब जा रहा है। बोर्ड भी मुस्कुराते रहते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत हमारा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, बाद में मूल्यांकन के समय में वो घालमेल कर देते हैं। तो ध्यान रखना, आपको छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना है कि कवि परिचय आपको शॉर्ट में रखना है। कविता की व्याख्या आपको करना है तो कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है इसको आपको बताना है। ठीक है, किस संग्रह में है इसको बताना है और फिर कविता की जो भी मुख्य उसका विषय रहा है, इस पर आधारित है, उस पर आप पूरा बातचीत करना शुरू कर दें। फिर इसके बाद काव्य संवेदना यानी जिसको कि हम कथ्य कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे और साथ ही में क्योंकि ये कविता है तो काव्य शिल्प आपको बताना पड़ेगा, भाषा शैली, अलंकार, ठीक है, बिंब, इन सारी चीजों को आपको बताना पड़ेगा। और जैसे ही आप बिंब का नाम लेंगे, प्रतीक का नाम लेंगे, उपमान का नाम लेंगे, छंद का नाम लेंगे, अलंकार का नाम लेंगे, तो यहां से भी सवाल बनने शुरू हो जाएंगे कि बिंब किसे कहते हैं, प्रतीक किसे कहते हैं। क्योंकि आपको जैसे ही आंसर देना आप शुरू करते हैं वहीं से सवाल बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी बोर्ड के सदस्य हैं वो कोई खास प्रश्न लेकर आपके लिए बैठे हुए हैं कि उसी में से फला कैंडिडेट आएगा तो उसे हम ये सवाल पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही आप अपना उत्तर देना शुरू करेंगे वहीं से सवाल बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको विशेष तौर पर ये ध्यान में रखना है। मान लीजिए फिर से मैं आपको बोर्ड के सदस्य और मेंबर के बारे में बता देता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर आप थे और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। आप जाकर खड़ा होकर कविता का पूरा पाठ किए, फिर इसके बाद कवि परिचय दिए, ठीक है, शॉर्ट में दिए। फिर इसके बाद आप कविता की व्याख्या करेंगे क्योंकि आपको पंक्तियां याद हैं। फिर इसके बाद आप बताना शुरू कर देंगे कि आखिरकार अकाल और उसके बाद जो कविता है इसमें कवि ने किन समस्याओं को रखा है। तो आप देख रहे हैं कि अकाल पहली परिस्थिति है इसमें और फिर उसके बाद की स्थिति के बारे में कवि ने बताया। यह कविता सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, और इसको आप नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताओं के अंतर्गत भी बता सकते हैं कि हमने वहां से इसको पढ़ा है। जब इस कविता को हम देखते हैं तो ये कविता 2 बिंबों को लिए हुई है, एक है अकाल के समय की और दूसरा है अकाल के बाद की जो परिस्थिति है। तो यहाँ पर जो कवि है, जैसा कि आपने कवि परिचय में ही बता दिया है कि इनकी जो कविताएं हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित होती हैं, साथ में प्रकृति, मनुष्य, पशु इत्यादि को भी चित्रित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं अकाल शब्द अनुभूत करने की जरूरत है कि अकाल और बाढ़ 2 ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि खास तौर से बिहार राज्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन ये कविता जो है केवल एक खास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये उन जगहों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भी अकाल इत्यादि पड़ा। तो क्या स्थिति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो इन 4 पंक्तियों की आप व्याख्या करेंगे और इसमें बताएंगे कि पहली जो 4 पंक्तियां हैं
इसमें अकाल का कवि ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है। इसमें कहीं भी किसी मनुष्य के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, बल्कि मनुष्य के साथ अप्रत्यक्षतः जो चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे चूल्हा, चक्की, कानी कुतिया, छिपकलियां, चूहे इत्यादि हमारे साथ रहते हैं। जितने भी घर होंगे, किसी भी घर में ऐसा नहीं होगा कि वहां पर छिपकलियां नहीं रह सकती हैं, कानी कुतिया नहीं रह सकती है, या फिर कोई पशु नहीं रह सकता, या फिर चूहे नहीं रह सकते हैं। चूल्हा और चक्की, क्योंकि ये कविता सन 1952 ईस्वी की है, तो कवि ने उसी समय के प्रतीकों को उठाया हुआ है। क्योंकि अगर आज के दौर में कविता लिखी जाती तो हो सकता है कि चूल्हा और चक्की का जिक्र नहीं किया जाता, गैस सिलेंडर इत्यादि का और गैस चूल्हे का यहाँ पर उपयोग किया जाता। लेकिन आपको सन भी ध्यान में रखना है, कविता के प्रकाशन वर्ष को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो बताना है यहाँ पर कि पहला जो बिंब यहाँ पर कवि ने अकाल का प्रस्तुत किया है, उसमें मनुष्य के इतर जो भी चीजें हैं, चूल्हा है, चक्की है, कानी कुतिया है, छिपकलियां हैं, चूहे हैं, इन पर भी अकाल का प्रभाव पड़ा है कई दिनों तक। क्योंकि अकाल है, घर में कुछ नहीं है, तो सबकी स्थिति क्या है? खराब है। चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। चूल्हा रोने का मतलब है कि चूल्हा अगर जब खाना बनता है तो मान लीजिए कि घर में खुशियां हैं, खाना जिस दिन नहीं बनता है तो उस दिन आप महसूस कर सकते हैं। ये कविता महसूस करने वाली चीज है, ठीक है। फिर कानी कुतिया, क्योंकि यहाँ पर एक खास पशु का जिक्र किया गया है। वो भी पशु कैसा है? एक तरीके से विकलांग है, बहुत, वो भी फिट नहीं, वो भी क्या है, बिना खाए पिए। तो ही उनके पास जो भी वहां के व्यक्ति हैं, जो भी परिवार है वहां, या फिर चूल्हा चक्की, इन्हीं लोगों के साथ वो भी अपना समय बिता रहे। कई दिनों तक लगी भीत पर, भीत मतलब दीवार। अगर पूर्वांचल के इलाके में आप देखेंगे तो वहां पर जो कच्ची दीवार होती है, ये भी जो मकान है वो पक्का मकान नहीं है। भीत जो मिट्टी की दीवार बनी रहती है उसको कहा जाता है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और छिपकलियों की गश्त मतलब छिपकलियां दौड़ रही हैं, भूखी हैं, क्योंकि उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत खराब रही, शिकस्त रही, ठीक है। तो ये पहला जो बिंब है आप देख रहे हैं, उसमें पूरा कवि ने अकाल का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, और उस व्यवस्था के तरफ भी संकेत किया है, जो कि ऐसी व्यवस्था है कि तुरंत वो आपको कोई व्यवस्था करने में नाकाम है कई दिनों तक। यानी कि ये सब क्रम कई दिनों तक चलता है। चूल्हा चक्की, कानी कुतिया, छिपकलियों की गश्त, चूहों की हालत जो खराब थी, ये व्यवस्था की वजह से कई दिनों तक रही। जैसे आप देखते हैं कि बाढ़ इत्यादि आ जाता है, प्रशासन ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो चीजें कई दिनों तक डैमेज रहती। तो यहाँ पर भी कवि ने उसी हिसाब से प्रस्तुत किया। लेकिन अब जब दूसरा बिंब है वो बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है अकाल और उसके बाद की स्थिति। अब उसके बाद की स्थिति का चित्रण करते हुए कवि ने क्या लिखा? ताने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। आप देख रहे हैं कि पहले बिंब में शुरुआत कई दिनों तक हो रही है, और दूसरे बिंब में आप देख रहे हैं कि अंत हो रहा है कई दिनों के बाद। ये ध्यान देने वाली बात है सूक्ष्मता से, क्योंकि जब आप अपना डेमो क्लास प्रस्तुत करेंगे तो जो भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो काक चेष्टा बको ध्यानम से आपको देखेंगे और देखेंगे कि ये कैंडिडेट कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको स्वतंत्र होकर, बिना किसी परिणाम के, बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी नंबर को अपने ध्यान में रखते हुए कि मेरा क्या होगा, एकदम फ्री होकर आपको पढ़ाना है। क्योंकि आप बेहतरीन पढ़ाएंगे तो आपको नंबर भी बेहतरीन मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा जो चरण यहाँ पर बिंब है कि
अब अकाल का जो समय है वो बीत चुका है। दाने आए घर के अंदर। दाना भी बहुत सीमित अन्न का एक तरीके से प्रतीक है। बहुत कुछ नहीं आया, थोड़ा बहुत आया। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। वही स्थिति है, कई दिनों के बाद घर के अंदर दाने आए। धुआं उठा आंगन से ऊपर। फिर से मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये कविता 1952 की है, जब लकड़ी या फिर उपले से खाना पकता था। चूल्हे, जो मिट्टी की चूल्हियां हुआ करती थी, उन पर खाना पकता था और धुआं होता था। आप अपने दादी नानी या फिर जो थोड़ी पुरानी पीढ़ी उनसे पूछिएगा, लोग फूंक फूंक कर पहले चूल्हे में आग जलाया करते थे। लोगों की आंखें खराब हो जाया करती थी। वर्तमान में आप देखते हैं कि लोग गैस पर खाना बनाते हैं और ये कारण भी बताएगा कि महिलाओं की आंखें खराब हो जाती। लेकिन 1952 की स्थिति को आप देखेंगे या फिर उसके आसपास के 10 साल 20 साल इधर उधर की स्थिति को देखेंगे, तो जब भी किसी के घर में धुआं उठता दिखाई पड़ता था, तो धुआं उठना एक प्रतीक रहता था, खुशी का प्रतीक, कि घर में कुछ बन रहा है। धुआं उठा आंगन से ऊपर। और प्रिय विद्यार्थियों, धुआं की एक खास विशेषता होती है कि वो ऊपर हमेशा जाने का प्रयास करता है। इसीलिए मैं बार बार जो मेरे कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको मैं बोलता हूं कि तुम लोग धुएं की तरह बनो, हमेशा ऊपर आगे बढ़ते जाओ। और पानी की खास विशेषता होती है कि उसको कितना भी ऊपर आप ले जाकर छोड़ेंगे, वो हमेशा नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगा। तो जीवन में पानी नहीं बनना है, धुएं की तरफ ऊपर उठते जाना है। धुआं उठा आंगन से ऊपर, यानी कि ये देखने में आ रहा है कि कई दिनों के बाद खाना बनना शुरू हो गया है, धुआं उठने लगा है। चमक उठी घर भर की आंखें। घर भर की आंखें मतलब जितने भी लोग परिवार में हैं सभी खुश हैं कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें। कौवे का एक स्वभाव होता है, मुझे नहीं पता है कि कितने लोगों ने कौवों को ठीक से देखा है। नहीं देखा होगा तो आसपास में अगर आपको इन रील्स और शॉर्ट्स वीडियो के बाद आपको मौका मिले, कभी मोटिवेशनल वीडियो के बाद अभी मौका मिले, तो जरूर प्रकृति के बीच में जाइए, उन कौवों को देखिए, जो भी चीजें हैं उनको देखिए कि वो अपनी पांखें कैसे खुजलाते हैं। ये उनका स्वभाव है। यानी कि अकाल के बाद की जो स्थिति है उसमें सारी चीजें अब सकारात्मक हो रही हैं। सब लोगों को उम्मीद जग रही है, कौवे को भी उम्मीद जग रही है कि घर में कुछ बनेगा तो थोड़ा बहुत मिलेगा ही, ठीक है। तो वो भी अपनी पांखों को खुजला रहा है कई दिनों के बाद। तो यहाँ पर नागार्जुन ने बड़ी ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चेतना के दृष्टिकोण से अकाल और उसके बाद की स्थिति का चित्रण किया है। और जिन भी प्रतीकों का उन्होंने प्रयोग किया है वो लोक से उठाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि चूल्हा है, चक्की है, कानी कुतिया है, भीत है, छिपकलियां हैं, चूहे, और कुछ शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया है बहुत ही सामान्य और हिंदुस्तानी शब्दों का प्रयोग किया है, हिंदुस्तानी भाषा शैली का प्रयोग किया। ये शब्दावली ऐसी कविता में आई हुई है जो कि आपको डिक्शनरी के लिए बहुत ज्यादा मजबूर नहीं कर रही। नहीं तो इन्हीं के समकालीन आसपास के कवियों को आप देखेंगे, मुक्तिबोध जैसे कवियों को देखेंगे तो आपको उनकी कविताएं बहुत कठिन सी प्रतीत होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दो परिस्थितियों का चित्रण कवि ने किया है। तो इसी तरीके से आपको अपनी व्याख्या वहां पर प्रस्तुत करनी है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर मुझे अभ्यर्थी बनकर और बोर्ड के मेंबर्स को बनकर दोनों तरीके से बताना है। तो यहाँ पर वक्त जा रहा होगा, आपको टाइम ज्यादा लग रहा होगा। लेकिन जब आप कोई भी चीज निर्मित करते हैं, सृजनात्मकता के क्षेत्र में जाते हैं, तो उसमें वक्त लगता है। आप घर बनाते हैं तो टाइम लगता है, आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर भी डेमो क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। बाद में जब आप एक से अधिक बार रिवीजन करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छे से अपनी बातों को वहां पर रख सकता हूं। तो उम्मीद है कि अब आप कविता पर अगर डेमो क्लास तैयार कर रहे हैं तो कोई छोटी सी कविता आप चुनिए जो कि आपको बहुत अच्छी लग रही हो, आप उसमें डूब जाए, ठीक है। चुनने के लिए मैं अलग अलग कविताएं और चुन सकता था, जैसे एक अज्ञे की कविता है शाम, आप इस पर भी तैयार कर सकते हैं, बहुत छोटी सी कविता, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि अकाल और उसके बाद की कविता जो है वो ज्यादा
आसान लगेगी और इसकी व्याख्या आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अपनी प्रस्तुति को दिखाना है। आपके नॉलेज का एग्जामिनेशन तो पहले ही हो चुका है, जो भी आप नंबर्स पाएंगे उसी में 30-40 नंबर और जुड़ने हैं जो कि इंटरव्यू के होंगे। तो आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना है। हो सकता है कि जब आप ये कविता प्रस्तुत कर लें तो कुछ सदस्य हों जो कि पूछें कि और किसने अकाल और उसके बाद जैसी कविता लिखी है, या फिर जो कविता आपने यहाँ पर प्रस्तुत की है उसमें कुल कितने पशुओं और पक्षियों का उल्लेख किया गया है, या फिर इसमें मनुष्य कहीं नहीं दिख रहा है, या फिर कई बार सवाल उठा है कि नागार्जुन ने कानी कुतिया शब्द का ही प्रयोग क्यों किया है। वर्तमान समय में कई ऐसे आलोचक हैं जिनको कि लोग बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्नों को फेसबुक इत्यादि पर लिख देते हैं कि लोगों का ध्यान उनके तरफ जाने लगता है। अभी फेसबुक पर एक बहुत ही युवा आलोचक ने लिखा था कि नागार्जुन ने कानी कुतिया का प्रयोग क्यों किया, कानी ही का क्यों प्रयोग किया। इसको लेकर तमाम लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया था। कुछ लोगों ने कहा कि ये काव्यगत रूढ़ियां हैं, अगर इन्होंने कानी कुतिया का प्रयोग किया तो एक तरीके से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप देख रहे हैं कि हो गया। बाकी बहुत कुछ खास नहीं है, अगर कानी के स्थान पर कुतिया का भी प्रयोग करते तो भी कविता पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने जो स्टोरी इसलिए आपको बताई क्योंकि इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर फला शब्द को हटा दिया जाता तो क्या कविता पर कोई असर पड़ता, या फिर कविता का जो महत्व है कम हो जाता। तो आपको इस दृष्टिकोण से भी विचार करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने हर बारीकियों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि जब आप डेमो क्लास प्रस्तुत करने जाएं और कविता पर करने जाएं तो सबसे पहले कविता को याद कर लीजिए, छोटी कविता को याद करिए। फिर इसके बाद कविता के कवि के बारे में संक्षिप्त परिचय, ठोस परिचय तैयार कर लीजिए। फिर कविता की व्याख्या कीजिए, उसकी संवेदना पर विचार करिए, उसके शिल्प पर विचार कीजिए, और जो भी बिंब है, प्रतीक है, उपमानों का प्रयोग किया गया है, भाषा शैली किस टाइप की है, उसके बारे में बात कीजिए और आराम से अपनी बातों को रखिए। और फिर सवाल जवाब हो तो कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आपके पास हो। एक सबसे अच्छा जवाब यही है कि सॉरी सर नहीं जान रहे हैं, आगे हम इस पर और पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपने एक दृष्टि प्रदान की है तो हम इस तरीके से भी देखेंगे। तो भी बोर्ड के जो मेंबर होते हैं बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है कि चलिए इस बच्चे में सहनशीलता भी है, धैर्य भी है। नहीं तो आज के जमाने में कई बार ये लगता है कि फला चीज को मैं भला क्यों नहीं जान सकता, मैं जरूर बताऊंगा इसको। फिर जब आप घुमाने लगते हैं, बातें लंबे चौड़े होने लगती हैं तो फिर दिक्कत होने लगती है। इसलिए आप अपनी बातों को रखिए, जिनका उत्तर आप अच्छे से जानते हैं उनको जरूर बताइए, जिनका उत्तर आप नहीं जानते हैं तो एकदम से नम्रता के साथ बोल दीजिए कि इसका उत्तर मुझे नहीं पता है। आगे उम्मीद जरूर बनाकर रखिए कि आगे हम इसको देखेंगे, तो आपका भी इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी कविता के डेमो क्लास का इंतजार कर रहे थे, उम्मीद है कि उनको अच्छा लगा होगा और उनका मनोबल भी बढ़ा होगा। कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब हम आगे के डेमो क्लास में लेकर आएंगे कहानी और व्याकरण के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।